नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं। यहां वो रोशनाबाद में चल रही युवा कबड्डी चैंपियनशिप प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने वक्फ बिल को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम धामी ने कहा कि देश लंबे समय से इस कानून का इंतजार कर रहा था, जिससे भूमाफियाओं द्वारा वक्फ की जमीनों पर किए गए कब्जे खत्म हो सके। अब वो जमीनें कब्जेदारों से मुक्त कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में भी हजारों बीघा वक्फ की जमीनें ऐसे लोगों के कब्जे में है, जिसकी जांच की जाएगी और वो जमीनें सरकार के पास वापस आई जाएंगी। उत्तराखंड सरकार भी इस दिशा में ठोस कार्रवाई करने जा रही है। देखिए, ये लंबे समय से देश को इसकी प्रतीक्षा थी। जो भूमाफियाओं का कब्जा इन जमीनों पर था और तमाम ऐसी जमीनें जो पंचायतों की थी, देव स्थानों की थी या किसी अन्य विभागों की, इनको भी बिना किसी वक्त में शामिल कर लिया जाता था। अब वो सब जमीनें जो है उस क्राइटेरिया से बाहर आएंगी। इसमें अनेक काम हो सकेंगे। उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं। कई हजारों उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। ये सारी जमीनें सरकार में आएंगी और जन उपयोग के काम आएंगी। अनेक योजनाएं उसमें होंगी, अनेक विकास के काम आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में खिलाड़ियों के साथ कबड्डी खेली। दरअसल हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया स्टेडियम में सीएम धामी ने कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में भाग लिया। इस दौरान सीएम धामी ने खिलाड़ियों के साथ कबड्डी भी खेली है। इस दौरान सीएम धामी ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। वंदना कटारिया स्टेडियम में यह खास कार्यक्रम हुआ। सीएम धामी पहुंचे हैं, कबड्डी भी उन्होंने खेली है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले हरिद्वार जिले में हिंदू आस्था से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया। आपको बता दें कि हरिद्वार में गैर हिंदू होटल्स पर देवी देवताओं के झंडे लगे दिखे। वहीं रुड़की के कोर कॉलेज से लेकर नारसन बॉर्डर तक एक नहीं बल्कि कई गैर हिंदू होटल्स पर देवी देवताओं के झंडे लगे देखे गए हैं, जिससे चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु गुमराह हो सकती है। ये वही मामला है जो सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान भी गरमाया था और अब एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इसे हिंदू आस्था से खिलवाड़ बताते हुए कड़ा विरोध जताया और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग भी की है। 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा से पहले सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला लेगा या नहीं। तो ये गैर हिंदू होटल्स और यहां पर धार्मिक झंडे लगे हुए नजर आए हैं। आज जो है उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू हो रही है और चार धाम यात्रा के समय उत्तराखंड बॉर्डर से जब अंदर घुसते हैं और ऊपर पहाड़ में भी जगह जगह जो दुकानें खुली हुई है वो जिहादियों की खुली हुई है, लेकिन उनपे अपनी पहचान छुपाकर महादेव के नाम से, गणेश के नाम से, दुर्गा के नाम से, हमारे देवी देवताओं के नाम से वो दुकानें खोली गई हैं। अपनी पहचान छुपाकर वो दुकानें खोली गई है और थूक जिहाद, मूत जिहाद का काम जो ये जिहादी कर रहे हैं, इस पर भी सरकार और शासन प्रशासन को सख्त रूप से कार्रवाई करनी पड़ेगी। इनकी पहचान उजागर करनी पड़ेगी। हिंदू समाज को पता होना चाहिए कि जिस दुकान पर हम भोजन कर रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं, वो दुकान किसकी है, उस पर कोई पहचान छुपाकर काम ना किया जाए। जय श्री राम। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ मौजूद है। मनोज, जिस तरह से हमने पहले भी देखा था कि कांवड़ यात्रा के दौरान तमाम ऐसे गैर हिंदू होटल्स थे जहां पर धार्मिक झंडे लगाए गए थे और अब एक बार फिर से चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है और इसके पहले कई होटल्स के सामने इस तरह से धार्मिक झंडे, हिंदू देवी देवताओं के झंडे लगाए गए हैं, तमाम तरह के सवालिया निशान। और अब जिस तरह से कहा जा रहा है, तमाम हिंदू संगठन है वो भी सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या चार धाम यात्रा से पहले
प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला लेगा या फिर नहीं, इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही है। जिन होटल्स पर इस तरह के झंडे लगाए गए हैं उससे लेकर के क्या अभी तक प्रशासनिक अमले ने यहाँ पर कोई कार्रवाई की है या फिर ये झंडे इसी तरह से अभी भी यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं? देखिएगा, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि अभी महज 2 दिन पहले ही जिलाधिकारी के माध्यम से एक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक के अंदर यात्रा को लेकर के तमाम व्यवस्थाओं के विषय में बातचीत की गई थी। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिशा निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन इस विषय को लेकर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई बात जिलाधिकारी के माध्यम से नहीं कही गई है। लेकिन जिस तरह से कावड़ मेले के दौरान जगह जगह ये बात उठी थी कि कावड़ यात्रा के दौरान जो है मुस्लिम के लोगों के द्वारा नाम संचालित किया गया और उन पर एक बैन लगाने की भी प्रक्रिया को अंजाम प्रशासन के द्वारा दिया गया था। तो वही हो सकता है कि इस बार भी इस यात्रा के दौरान भी ऐसा ही कुछ माहौल यहाँ पर बने। गुमराह करने की कोशिश की जाती रही है, इसके पहले भी ऐसी चीजें हो चुकी हैं। तो चार धाम यात्रा को लेकर के अगर हम उत्तराखंड प्रशासन की बात करें तो पूर्व में ही सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि लगातार हम ये भी देख रहे थे, तमाम समीक्षा बैठक भी सीएम करते हुए नजर आ रहे थे, तमाम दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे थे, और फिर भी इस तरह की तस्वीरें। मैं आपको बिल्कुल साफ करना चाहूंगा कि इस समय चारधाम यात्रा देखो अपने चरम पर शुरू होने वाली है, क्योंकि आगाज हो चुका है और प्रशासन भी पूरी तरह से तैयारियों में लग चुका है। लेकिन प्रशासन कहीं भी किसी भी तरह की कोई कसर छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कावड़ यात्रा के दौरान भी हर बात को, हर पहलू को देखकर जिला प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियों को पूर्ण किया गया था। तो इस बार भी प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेगा। जी ठीक है मनोज, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां चारधाम यात्रा को व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने के लिए नोडल अधिकारी राजीव स्वरूप ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को पार्किंग की समस्याएं नहीं होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि चारधाम यात्रा में इस बार पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालु जो बीच पड़ाव में थोड़ी देर रुकना चाहते हैं वो अपनी गाड़ी पार्किंग जोन में पार्क कर सके। इससे जाम की स्थिति भी नहीं बनेगी। जो पार्किंग के लिए और ऑलरेडी जो होल्डिंग एरियाज जो हैं उसको हमने उसको ठीक किया है। प्लस जो आपको जो श्रीधामों के पास में जैसे कि सोनप्रयाग है, वहाँ पर एडुकेट जो पार्किंग फैसिलिटीज़ है उसको ठीक किया गया है। साथ साथ जो आप अगर यहाँ से अगर आप जाएंगे, अगर आप मुनि की रेती से अगर आप जाएंगे तपोवन, तो अगर जहाँ पे हमें होल्डिंग एरियाज करने हैं तो उसमें जो छोटे छोटे जो पैचेस हैं, छोटे छोटे जो कस्बे हैं जैसे ब्यासी, तो वहाँ पे भी छोटे छोटे जो है वो पार्किंग को हम लोगों ने व्यवस्थित किया है। साथ यही आप ये देखिए कि यमुनोत्री मार्ग में भी इसी तरीके की सिचुएशंस हैं। तो सारा इसमें हमारी पूरी तैयारी भी हो गई है और उसको कंप्लीटली आप ये समझिए कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो कंसर्निंग जो विभाग है और पुलिस डिपार्टमेंट PWD, इसमें साथ समन्वय करके हम सारे इसको फैसिलिटी को डेवलप कर रहे हैं। और अब खबर हरिद्वार के रुड़की से है, जहां मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में 31 मार्च को ईद की नमाज के बाद फलस्तीन का झंडा लहराना कुछ युवकों को भारी पड़ गया और इसके बाद पुलिस ने मंगलौर निवासी शौकत, नफीस और अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया। आपको ये भी बता दें कि 31 मार्च को ईद के त्यौहार पर नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग ईदगाह पहुंचे थे। ईद की नमाज के बाद वापस लौटते समय मंगलौर में हाईवे पर कुछ असामाजिक तत्वों ने फलस्तीन का झंडा लहराया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। अब पुलिस ने मामले में कार्रवाई और करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देहरादून में जिला प्रशासन की ओर से 4 दुकानों को सील करने के बाद दून घाटी बुक सेलर्स एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन पर हुई बेबुनियाद कार्रवाई का विरोध किया। बुक सेलर्स संगठन के पदाधिकारी ने कहा कि उन पर ISBN नंबर, GST चोरी, ओवर रेटिंग जैसे कई झूठे आरोप लगाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और अगर प्रशासन की ओर से जल्द उनकी दुकानें नहीं खोली गई तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बुक सेलर्स का आरोप है कि फीस बढ़ोतरी के बाद स्कूलों पर कार्रवाई करने के बजाय उनकी दुकानें सील की जा रही हैं। अचानक हुई इस कार्रवाई से सभी बुक सेलर हैरान हैं और उन पर भी की गई कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं।
सर हमें कुछ समझ नहीं हुआ हमारे साथ हुआ क्या है। ये सब हुआ है शुरू 29 मार्च को, और ऐसे था शाम को 6 बजे ऑल ऑफ अ सडन 2 गाड़ी भर के लोग आए हैं हमारे यहाँ, जिसमें 14-15 थे, जिसमें पुलिस वाले भी थे। और ऐसा हुआ कि मेरा भाई अकेला था शॉप पे, और उसका मुझे कॉल आया कि विशाली तू जल्दी से शॉप पे आ जा, ऐसे ऐसे लोग आ रखे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें इंस्पेक्शन करनी है। इंस्पेक्शन के दौरान उन लोगों ने ये बोला कि आप अपना स्टॉक दिखाइए। तो मेरे भाई ने कहा कौन सा स्टॉक? कह रहा स्कूलों का स्टॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे देहरादून को ये पता है कि यूनिवर्सल बुक हाउस के पास कोई काम नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, और सबको ये नॉलेज है इस चीज़ की। और रही बात स्टॉक की, जो भी था हमारा वो वहीं पे हमने सामने रैक पे रखा हुआ था। तो उन्होंने कहा ये है, तो मेरे भाई ने कहा हाँ जी जो है ये आपके सामने। तो उन्होंने ये देखा, उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक्स कहाँ हैं। हमने कहा हम नहीं डील करते, और ये हमारे बोर्ड में भी लिखा है कि वी ओनली डील आईसीएसई एंड आईएससी बुक्स। 7 दुकानों पे कार्रवाई हुई है। आईएसबीएन नंबर को लेके शिक्षा विभाग की टीम ने करी है, जिसपे आईएसबीएन नंबर किताबों पे कुछ पे नहीं पाया गया, लेकिन वो आईएसबीएन नंबर फॉलो नहीं करते किताब पे ज़रूरी है या नहीं है। इसके लिए प्रशासन को इसका लेटर हम लोग दे चुके हैं। जो राजा राम फाउंडेशन है वो इसको पारित करती है आईएसबीएन नंबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ऐसा केस एक छत्तीसगढ़ में भी आया है, जबलपुर में भी आया है। वहाँ पे जस्टिस ने कहा है कि इस पर कोई रोक नहीं है, आप लें या ना लें, इसकी कॉपी हम प्रशासन को दे चुके हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि किताब पे आईएसबीएन नंबर होना या ना होना इसका पारित नहीं करता है कि किताब ये डुप्लीकेट है असली है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारी यहाँ पे प्रेस क्लब में हुई है, उसका हर कॉपी हमने आईएसबीएन नंबर का जस्टिस हमने हर बंदे को यहाँ पे दिया गया है। इससे आप चेक कर सकते हैं ये किताब कोई डुप्लीकेट नहीं है। यहाँ पे हर पब्लिशर का जिनकी किताबें पकड़ी गई हैं। रुड़की में रग्बी खिलाड़ियों ने उत्तराखंड रग्बी एसोसिएशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एसोसिएशन पर खिलाड़ियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे लेकर खिलाड़ियों ने रग्बी एसोसिएशन के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं रग्बी के खिलाड़ी एलिस ने कहा कि लगातार खिलाड़ियों से नेशनल गेम्स खिलाने के लिए एसोसिएशन के पदाधिकारी हजारों रुपए ले रहे हैं, जबकि रग्बी इंडिया हर नेशनल टूर्नामेंट के रुपए देती है। खिलाड़ियों ने मांग की है कि उन्हें ऐसी रग्बी एसोसिएशन नहीं चाहिए जो खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ करती हो। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उत्तराखंड रग्बी एसोसिएशन के पदाधिकारी चेंज किए जाए, नहीं तो खिलाड़ी एसोसिएशन के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखेंगे। देखिए अब आज यहाँ पर हम पहुँचे हैं उत्तराखंड रग्बी एसोसिएशन के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि ये एसोसिएशन के पदाधिकारी लगातार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और नेशनल खिलाने के नाम पर पैसा ठगी करते हैं। ये हर साल जो टीम चयन करके लेकर जाते हैं तो उनसे बच्चों से पैसे कलेक्ट करते हैं कि 3,000 रुपये दे दो या 3,500 रुपये दे दो लोकेशन के अकॉर्डिंग। और हर साल नेशनल फेडरेशन भी इनको पैसा देती है बच्चों को ले जाने के लिए, खाने पीने के लिए और टीए के लिए, किट वगैरह के लिए, जो भी होता है प्लेयर को जो भी चाहिए उन सब का अनाउंस देती है रग्बी इंडिया। और ये उस पैसे का कोई हिसाब नहीं देते किसी को और बच्चों से भी उल्टा पैसे लेते हैं। तो हमें ये बात जब पता चली, क्योंकि हमारे रग्बी इंडिया के जो अध्यक्ष है राहुल बोस जी, वो भी हर साल ये कहते हैं जब हम नेशनल खेलने के लिए जाते हैं कि हम स्टेट एसोसिएशन को 4 लाख रुपए देते हैं। बात का रहने वाला हूँ, तो मैं रग्बी खेलता हूँ। मैं गुलाबबाग वहाँ पे गया था खेलने के लिए, तो मैंने ईमेल करी थी, तो इन्होंने मेरे से 2,000 रुपये लिए थे। इन्होंने बोला था कि ट्रैक सूट जूते किट मिलेगी, तो इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। तो इन्होंने घर पे फ़ोन किया था, घर पे इन्होंने धमकी दी, तो इन्होंने मेरे से बात करी थी। तो इन्हें ये मेरे को बोले थे कि तेरे को जेल लेके जाऊँगा और क्या नाम उसमें क्या नाम कोर्ट में लेके जाऊँगा, तेरे को 4 साल की जेल कराऊँगा, ये बोल रहे थे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ पे आए। सर मैं भादराबाद रग्बी टीम का हेड कोच हूँ, जो मैं भादराबाद में रग्बी चला रहा हूँ। तो हमारे मतलब बच्चे ने एक मेल की थी, उन्होंने इनसे जवाब मांगा उत्तराखंड रग्बी एसोसिएशन से कि 2,000 रुपये हमसे क्यों लिए जा रहे हैं। तो एसोसिएशन के पदाधिकारी का कॉल आता है, उसको धमकी दी जाती है, बोला जाता है कि तुझे मैं थाने में लेके जाऊंगा, 4 साल के लिए जेल में पचवाऊंगा और तेरे क्लब को बैन करूंगा और तुझे बैन करूंगा 4 साल के लिए। मतलब अगर कोई भी बच्चा सामने अगर आयुष सैनी कॉल करके बच्चे को, छोटे से बच्चे को, 14 साल के बच्चे को बोला जाता है कि तुझे जेल में लेके जाऊंगा, तो उसके घर वाले मेरे घर आके बोलते हैं कि हम केस करेंगे। तो ये तो भी हुआ नहीं। बाकी जो छोटा बच्चा है वो बहुत डरा हुआ है।
हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में 17 जगहों के नाम बदलने के आदेश जारी किए और इसके बाद सियासी बवाल मच गया। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष ने इस आदेश का स्वागत किया तो वहीं विपक्ष ने कहा कि सरकार लोगों का ध्यान बांटने के लिए इस तरह के फैसले कर रही है। वहीं अब देहरादून के मियांवाला का नाम रामजीवाला करने को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि मियांवाला शब्द मियां से निकलता है, जो एक राजपूत उपाधि है और इसका मुस्लिम समुदाय से कोई ताल्लुक नहीं है। अब स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर सरकार नाम परिवर्तन का फैसला वापस नहीं लेती तो वे सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे। जो पुराने जो ठाकुर होते हैं, ये राजपूत जाति है और हम जो हमारे पूर्वज थे उन्हें जो है मियाँ की उपाधि दी गई थी। बोला वो संगठन के नहीं है, वो हमारे ताऊ चाचा है, हमारे बड़े बुजुर्ग है। संगठन नहीं है, वो पुराने मियांवाला के लोग हैं। ये चंद लोग इधर उधर बस गए हैं, ये सब इन्हीं की वो है। और ऐसा तो हम होने नहीं देंगे कि ऐसा हो जाए कि हमारे मियांवाले को राम जी वाला। लोग फोन कर रहे हैं कि राम जी वाला, उनका राम जी वाला रॉन्ग नंबर है कि नहीं तो बदल गया, हमें तब पता चला। सर अगर यही नाम यथावत रहता है, हाँ जी, मियां वाला को चेंज नहीं किया जाता और राम जी वाला ही किया जाता है, तो आप लोग का अगला स्टेप क्या होगा? हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, घेराव करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, हमेशा विरोध करता रहेंगे। जहाँ तक जाएंगे जा सकते हैं, चाहे में प्रधानमंत्री से मिलना पड़े हम वहाँ भी जाएंगे, लेकिन नाम चेंज नहीं होने देंगे। इसके लिए शायद भी कुछ नहीं करना पड़े, हम कुर्बानी देने को तैयार है, पूरा गाँव तैयार है। जो है अभी डीएम साहब को ज्ञापन दिया है हमने, उसके बाद आपके यहाँ प्रेस क्लब में हमारी प्रेस हो रही है कॉन्फ्रेंस, उसके बाद हम जो है विधायक को भी हमने दिया है और उसके बाद हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे। यदि इसमें हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती है, कुछ हमको इसका जवाब नहीं मिलता है, तो हम इसको आगे भी जाएंगे, सड़कों पे आंदोलन होगा। देखो, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार नाम वापस ले और मियांवाला का नाम मियांवाला रखा जाए। ये नहीं कि आज मियांवाला का नाम रामजी नगर कर दिया, रामजी वाला कर दिया, कल कुछ और भी कर देंगे और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये परिपाटी सही है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात है कि राजपूतों का इसमें शोषण किया इन्होंने, हिंदुओं का शोषण किया इसमें, और कल तो ये कुछ और भी कर दें। ये बोलते हैं कि मुसलमान तो ही नहीं, वहाँ सिर्फ 2 ही परिवार मुसलमान के हैं, तीसरा कोई है नहीं और सारे हिंदुओं पर। उसके बाद कह रहे मियाँ तो जो है रांगड़ जाति से हुआ, जो हिंदुओं में रांगड़ जाति है और उनको ही जो है मियाँ बोला जाता है। उस मियाँ के नाम से मियांवाला पड़ा इसका नाम। 1776 में सुनो, 1676 में जब गुरु रामनाथ का डेरा यहाँ आया था तो झंडे महाराज पे रुके थे, वो 21 दिन रुके थे शायद, ऐसा कुछ है। और उस समय भी मियांवाले का नाम था। उसमें मियांवाले के साथ में करीब 17-18 गाँव थे जिनका नाम उसमें आया था। एक मियांवाला था, एक डांडा लखन था, राजपुर था, ढाकपट्टी था, पटेल नगर था। और अब खबर हरिद्वार के रुड़की से है, जहां भगवानपुर क्षेत्र के बंजारेवाला गांव में संदिग्ध हालात में ग्रामीणों के घर के पास बनी भूसे की एक झोपड़ी में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगता देख ग्रामीणों ने शोर मचाया और आग पर काबू पाने का प्रयास भी किया, लेकिन आग भड़कती चली गई और झोपड़ी में बंधे अपने पशुओं को किसी तरह खोलकर वहां से भगाया। वहीं आग सूचना मिलते ही बुग्गावाला पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 6 से अधिक झोपड़ी और 3 ट्रैक्टर आग में जल चुके थे। रुड़की में ये भीषण आग का ये मामला, जहां इन झोपड़ियों में ये भीषण आग लगी। मौके पर पुलिस और दमकल की टीम पहुंची है। लोगों के साथ मिलकर के आग को बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक 3 झोपड़ियां और 2 ट्रैक्टर जलकर खाक हो गए। रुड़की का ये पूरा मामला। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार के बुग्गावाला थाना क्षेत्र में भूसे और पशुओं की झोपड़ियों में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए फायर टेंडर को बुलाया गया। कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आपको बता दें कि इस अग्निकांड में 2 ट्रैक्टर अलग से रखे और टायर और शटरिंग का सामान जलकर खाक हो गया। पूरे घटना में कोई जनहानि या पशुहानि नहीं हुई है।
अब चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां बड़कोट में अपर यमुना वन प्रभाग रंवाई रेंज के जंगलों में आग लग गई है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है। बीती रात को अपर यमुना वन प्रभाग रंवाई रेंज ऑफिस से कुछ ही दूरी पर लगी आग को बुझाने की बजाय अधिकांश अग्नि क्षेत्र को सिविल का हिस्सा बताकर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं, जबकि जंगल में आग लगने की ये पहली घटना नहीं है। 2 सप्ताह पहले इसी जगह पर जंगल में भीषण आग लगी थी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।